Students, today we should consider very important part of English grammar, proper use of preposition. There are given 5 sentences. First of all, let us start to the inductive mode of the studying of grammar. आगमन विधि के द्वारा. तो his wife was dressed up black. आप लोगों को ध्यान देना है कि ड्रेस्ड अप यानी काली पोशाक में उसकी पत्नी थी. तो ड्रेस्ड अप, देखिए अब ड्रेस अप करना, ड्रेस अप का मतलब किसी कलर से तो होगा नहीं. ड्रेसअप तो तब होगा जैसे उसने अपने को सुसज्जित किया. जिस कलर में इसलिए अप ना होकर यहां पर इन प्रीपोजिशन लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ड्रेस इन. हिज वाइफ वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक. जिस कलर का उल्लेख, बहुत ध्यान से देखें. फिर है सी इज मैरिड विद अ रिच मैन. देखिए मैरिड जब एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है, सी मान लीजिए हम कहते हैं सी मैरिज तो आ रिच मैन, नो प्रेप. लेकिन यहां पर पैसिव सेंस में और मैरी वर्ब आता है किसी फॉर्म में. यहां पे चूंकि पैसिव वॉइस है इसलिए थर्ड फॉर्म में आएगा ही आएगा वर्ब. तो उसके साथ मैरिड के बाद विद ना आकर क्या प्रयोग होगा? टू. शी इज मैरिड टू अ रिच मैन. विद का प्रयोग नहीं होगा. अब विद जैसे केवल नाउन दिया हो कि मैरिड विद मोहन, लेकिन सेंटेंस में वेट्स विद मोहन वो प्रयोग दिखता है. लेकिन यूज में एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रेप न लगाए मैरिड के साथ और वेट्स के साथ. लेकिन पैसिव वॉइस में टू लगाए विद कतई प्रयोग नहीं होगा. अब थर्ड सेंटेंस, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ ओवर रीडिंग. देखिए डाइड के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं और कई तरीके जैसा वाक्य की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस उसी हिसाब से हम लोग सेट करते हैं. लेकिन द ओल्ड मैन डाइड ऑफ ओवर रीडिंग, अगर मान लीजिए बीमारी से कोई मर जाता है लंबी, तो और फ्रॉम उसमें आप ऑफ चलेगा, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कोविड, कुछ भी, डाइड ऑफ कैंसर. लेकिन ये तात्कालिक कारण है, तुरंत का कारण है. इसलिए तात्कालिक कारण में क्या भरा जाता है? होना चाहिए फ्रॉम. फ्रॉम का प्रयोग होगा. नेक्स्ट, शी इज ग्रीडी ऑफ मनी. वो धन का लोभी है. तो धन का लोभी इसका मतलब ऑफ तो तब आएगा जैसे उसका उस पर अधिकार हो किसी चीज का. द हाउस ऑफ मोहन, ऐसे मोहन का घर, पोजेशन हो. जब पॉसेसिव दृष्टिकोण होगा तभी आप आएगा. वो धन के प्रति लोभी है, धन के लिए लालची है. इसलिए यहां पर क्या आएगा? फॉर. तब आएगा फॉर. शी इज ग्रीडी फॉर मनी. और अगला ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉवर्टी कम्स फ्रॉम आइडलनेस. इसमें आप देखिए कि जो गरीबी आलस्य से आती है, निर्धनता आलस्य से आती है. तो ये कोई चीज आइडलनेस से अलग नहीं है. फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के अर्थ में आता है. यानी आइडलनेस का परिणाम होता है, का परिणाम होता है. इसलिए फ्रॉम गलत है और क्या होना चाहिए? ऑफ. अब जैसे हम कहें कि मोहन कम्स फ्रॉम लखनऊ, चलेगा, वहां से अलग हो रहा प्रीपोजिशन. लेकिन इस वाक्य में कह रहा निर्धनता आलस्य का परिणाम है. निर्धनता आलस्य अलग नहीं है, आलस्य का ही परिणाम है. इसलिए ऑफ का प्रयोग एप्रोप्रिएट होगा.
इसी प्रकार से और सेंटेंस आप देखें, 5 सेंटेंस मोर, 5 सेंटेंस लेट अस कंसीडर। अब जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस लिखिए। हमने कहा कि कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। हमने कहा कि डिड ही स्टे, डिड ही स्टे इन होम स्टडी। अब इस वाक्य में देखिए इन का प्रयोग हुआ, इसके के बाद इन का प्रयोग नहीं होता। स्टे एट का प्रयोग होता है। क्या है का प्रयोग होता है? एट। स्टे एट होम, यहां पर एट का प्रयोग होगा। सही, कोई भी चीज देखे उसमें और सेंटेंस लिखें। जैसे हमने कहा ही कंप्लेन, कोई भी सेंटेंस, ये सब अभ्यास की बात, और उसको समझते जाएं। ही कंप्लेन अबाउट मी, उसने मेरे बारे में कंप्लेन की। तो कंप्लेंट का जो स्वरूप होता है उसका अर्थ है शिकायत करना। शिकायत हमेशा किसी दूसरे के विरुद्ध की जाती है, तो इसलिए क्या होगा? अगेंस्ट। क्या होगा प्रयोग? अगेंस्ट मी, न कि प्रयोग होगा अबाउट। इस प्रकार से इन प्रयोगों को और आगे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत बहुत हर परीक्षा में प्रीपोजिशन का व्यापक महत्व है, इसको आप ध्यान से समझ लें। अब जैसे हमने कहा योर सजेशन, कोई भी ले लिया, योर सजेशन या एडवाइस was helpful for me। ध्यान से देखिए, योर सजेशन was helpful for me, तो तुम्हारा सुझाव मेरे लिए लाभदायक, मतलब सहायक था। तो ध्यान दीजिए, फार का प्रयोग तब होना चाहिए कि कोई वस्तु सामने आए। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे हमने कहा कि आई बॉट दिस पेन फॉर 2 रुपीज, तो पेन दिख रहा, यहां पर सजेशन दिख नहीं रहा, सजा, तो उसका भाव हुआ कि हेल्पफुल है मेरे लिए, तो लिए के लिए यहां पर टू का प्रयोग होगा, यानी मुझको सहायक सिद्ध हो रहा है, मेरे लिए कोई मूर्त रूप नहीं। और जब मूर्त रूप होता है तब फार आता है, इसलिए सावधानी से इसको करें कोई भी चीज। अब जैसे हम कहते हैं वी मस्ट बी, इसी तरीके से हेल्पफुल आए तो टू ही होगा। और नया सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मिस्टर प्रसाद हैज साइंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिए, मिस्टर प्रसाद हैज साइंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर प्रसाद हैज साइंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो इन का प्रयोग है ये सुपरफ्लूअस है, इसका यहां पर कोई औचित्य नहीं। क्यों सुपरफ्लूअस है? क्योंकि साइंड जब कर दिया मिस्टर प्रसाद ने, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में, कोई अनुबंध का कोई पत्र थोड़ी। अगर हम कहें कि इस एप्लीकेशन पे साइन करो,
तो वहां एप्लीकेशन दिख रही है, लेकिन यहां पर तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिखता थोड़ी, अमूर्त रूप में है, हो गया। तो इसलिए नो प्रेप, यहां पर कोई भी प्रेप नहीं लगेगा, नो प्रेप, सीधे सीधे हो गया। कोई भी चीज हो उसमें सीधे सीधे। और जैसे हमने कहा देयर इज नो लिमिट, एक सेंटेंस देखो, देयर इज नो लिमिट फॉर हिज ज़ील, ज़ील माने उत्साह। अब हमने कहा देयर इज नो लिमिट फॉर हिज ज़ील, नोट कर लें सब लोग, उसके इसकी कोई सीमा नहीं है उसके उत्साह की। तो फॉर हिज ज़ील का यहां पर प्रयोग कैसे हो सकता है? उसके उत्साह के लिए नहीं सीमा है। बात ये हुई देयर इज नो लिमिट टू ही, वो तो रिलेटेड है ना लिमिट से, तो यहां पर फॉर की जगह क्या होना चाहिए? टू हिज ज़ील। तो टू हिज ज़ील का मतलब जो उस व्यक्ति के अंदर उत्साह है उसको कह रहा है, किसी मूर्त रूप को सामने नहीं ला रहा है, उत्साह भी अमूर्त है, इसलिए टू। तो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखिए। अब जैसे हमने कहा ही इंक्वायर्ड मी, he inquired me, उसने मुझसे इंक्वायरी की। और किसी भी बात, हमने कहा ही इंक्वायर्ड मी इनटू दिस मैटर, इस बारे में। अब ही इंक्वायर्ड मी इनटू दिस मैटर, अब इसमें मिसिंग है, उसने इस मैटर के प्रति मुझसे पूछताछ की, तो इसका मतलब है कि यहां पर कुछ मिसिंग है। इंक्वायर्ड आया, उसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए? ऑफ। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इनटू दिस मैटर। ऑफ जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कनेक्ट नहीं होगा। ही इंक्वायर्ड मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इनटू दिस मैटर, इसलिए बहुत जरूरी। अब हमने कहा, और जैसे हमने कहा कि को किसी चीज के प्रति होता है, जैसे इसी का प्रयोग देख लीजिए, एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी वाज मेड। अब हमने कहा भरो यहां पे, और आगे लिख दिया दिस मैटर फिर। तो आपको ये पता चल गया कि भाई जहां जहां इंक्वायरी शब्द आएगा उसमें निश्चित रूप से इनटू आएगा, तो इसी सेंटेंस से ले लिया और यहां पर क्या भरा जाएगा? इनटू, क्योंकि उसके तय में जाना है। जब उसकी तय में जाना है तो इनटू ही होगा। अब हमने कहा, सेंटेंस देखिए, ही, नोट करें सभी लोग, ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत जल्दी समझ लेता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा है। तो ऐसे वाक्य में ध्यान से देखें, ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस वाक्य में आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है, स्पॉट द एरर और प्रीपोजिशनल एरर। लेकिन ध्यान से देखें, ही इज क्विक, वो बहुत तीव्र है, बहुत तेज है उसमें समझ के मामले में। तो प्राय हम लोग देखते हैं कि ही इज क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में बहुत तेज है। अरे भाई, किसी वस्तु को समझने में नहीं, यहां पे कह रहा है उसकी समझने की शक्ति
तो समझने की शक्ति का अधिकार रूप में आया, इसलिए इसमें नो एरर। ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही इज क्विक इन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। प्राय गलती लोग कहते वो समझने में बहुत निपुण है, लेकिन अगर एक्सपर्ट कहते तो फिर विषय लाते। ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, ही इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, तो क्विक आपके साथ। लेकिन अगर हम कह दें शार्प, तो ये चूंकि यहां पर ही इज शार्प, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ही शार्प इन अंडरस्टैंडिंग, वो समझने में तेज है, धार तेज है। यहां क्विक माने वो समझ लेता है जल्दी, उसके अंदर क्विकनेस है विषय पर अधिकार प्राप्त करने की, इसलिए यहां पर आपका प्रयोग हुआ। और ये बहुत ध्यान देने योग्य। और वाक्य एक और लिख लीजिए, जैसे हमने कहा कि मिल्क सेल्स, मिल्क सेल्स दूध बेचते हैं, और यहां खाली जगह छोड़िए, हर तरीके से प्रीपोजिशन को समझना। एरर, ओमिट, एडिटिंग प्लस फिलिंग। अब फिलिंग में देखिए मिल्क सेल्स, और आगे हमने लिख दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां छोड़ दिया और यहां लिखा ₹65 आ केजी, ₹65 आ लीटर। अब ध्यान से देखिए, मिल्क सेल्स यहां दर की बात, ₹65 आ लीटर प्रति लीटर। तो जब दर की बात आती है, द्रव हो या ठोस हो, अगर दर की बात आती है तो केवल एट आएगा। मिल्क सेल्स एट ₹65 आ लीटर। निश्चित रूप से दर में एट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं उनको समझना जरूरी है। अब जैसे हम कहते हैं कि द पुलिस, एक और सेंटेंस आप लोग लिख लें थोड़ी देर के लिए, अच्छा वाक्य लिखे। जैसे हमने कहा कि कभी कभी, अब देखिए ये तो बहुत ही जरूरी, जैसे मान लीजिए हमने कहा आई हैव, और वाक्य पूर्ण लगेगा, आई हैव अ ड्रेस, मेरे पास एक ड्रेस है, और उसके बाद हमने इंफिनिटिव का प्रयोग कर दिया, टू पुट। अब ध्यान दीजिए, आई हैव ए ड्रेस टू पुट, पहनने के लिए एक ड्रेस, तो इसका मतलब जब तक इसके बाद प्रीपोजिशन, ध्यान दें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आए उसके बाद टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो लास्ट में प्रीपोजिशन लगाएंगे तब सही होगा। आई हैव ए ड्रेस टू पुट, रॉन्ग, आई हैव ए ड्रेस टू पुट ऑन। अब हमने कहा जैसे आई हैव ए टीवी, आई हैव ए टीवी, और फिर इंफिनिटिव किया, जैसे ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव आया, टू वॉच, मेरे पास एक टीवी है देखने के लिए, वॉच करने के लिए, लगता है पूर्ण हो गया। लेकिन ध्यान दें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद जरूर प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा, फॉर। जब तक आप इसको प्रयोग नहीं करेंगे फॉर, तो ये अधूरा वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार से सेंटेंस आगे और हम कराएंगे अभ्यास। कीप इट अप एंड रेगुलर प्रैक्टिस should make you, all of you, by this way it will be automatically enriched and recouped. Thank you very much.